अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा। उसमें हमने केसी एक्सप्रेशन को ड्राइव किया, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हमने क्या किया था, ड्राइव किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ठीक है बच्चों, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चों तो ध्यान से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इट इज अ रेशो। क्या वर्ड है? रेशो। ये एक रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficient, raised to the power of coefficient। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, वो आपको डिटेल से पता है कि रिएक्टेंट क्या होता है। जो चीज आपस में रिएक्ट करती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज उसके नतीजे में बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें दो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। दो चीजों का आपस में प्रोडक्ट लेना है। किन दो चीजों का आपस में प्रोडक्ट लेना है? प्रोडक्ट्स का। किनका? प्रोडक्ट्स का। अब ये वाला सेकंड प्रोडक्ट्स वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन वाला प्रोडक्ट्स है जो बनता है। ठीक है, आगे कहता है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। उसके जो कोफिशिएंट होंगे उन प्रोडक्ट के, वो उसकी पावर बन जाएंगे। वो उसकी क्या बन जाएंगी? पावर बन जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड जो है टू। टू का मतलब है डिवाइड। टू का मतलब क्या? यहां पर डिवाइड। डिवाइड होगा किसके ऊपर? प्रोडक्ट ऑफ। अब पहला प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर उनके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का आपने रिएक्टेंट्स लेना है। उसके बाद रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, इसके साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो भी उसकी क्या बन जाएंगी? पावर बन जाएंगी। नेक्स्ट जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगली बात यह है कि ये जो सारी चीज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है, इसके लिए जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड्स के एटम्स की तादाद और प्रोडक्ट साइड्स के एटम्स की तादाद क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, बराबर हो। उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, और उसके हवाले से मैं आपको एक केसी एक्सप्रेशन बताता हूं कि किस तरह से आप केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि H2 प्लस I2 हाइड्रोजन आयोडीन मिलते हैं तो हमने देखा था क्या बनता था? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए, सबसे पहले आपने देखना है क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखो बच्चों, लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड पर 1 है, तो बैलेंस तो ना हुआ। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर 2 लगा देंगे। यहां पर 2 लगाया तो अब देखें, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 2, राइट साइड पर 2, बैलेंस। आयोडीन लेफ्ट साइड पर 2 है और राइट साइड पर भी कितने हैं? 2। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपने इसकी क्या लिखनी है? केसी एक्सप्रेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? केसी एक्सप्रेशन लिखनी है। अच्छा बच्चा, आपको इसमें पता है कि ये जो चीज है हाइड्रोजन और आयोडीन, ये रिएक्टेंट्स हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्या है? प्रोडक्ट है। इस वक्त इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में ये क्या है? रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन केसी क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिराइव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको केसी लिख के दे रहा हूं कि केसी इस एक्सप्रेशन का क्या होगा।
सबसे पहले आप देखें डेफिनेशन में कि आपने प्रोडक्ट लेना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का। अब यहां पर तो एक ही प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स तो नहीं है, हाइड्रोजन आयोडाइड एक ही प्रोडक्ट है, तो हम इसको किसी और से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे, क्या आएगा ऊपर, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए नेक्स्ट मैंने कहा रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी क्या बन जाएगा, पावर। इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने फिर कहा 2 का मतलब मैंने क्या बताया था, डिवाइड, तो ये डिवाइड का निशान आ गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है। अच्छा बच्चों, यहां पर बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको वो कोफिशिएंट समझ लेते हैं। ये कोफिशिएंट नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। तो ये कोफिशिएंट जो होगा वो इस जगह पर लिखा होता है, इस पॉइंट पर कोफिशिएंट लिखा होता है, ना कि ये कोफिशिएंट है। तो फिर क्या करना है, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इनकी कंसंट्रेशन का। वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखो बच्चों इधर ध्यान से, कि H2 ये एक हो गई, फिर क्या है I2, ये देखो, ये हमने इन दोनों रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट ले लिया, तो रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब इसमें कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसमें हम कोई पावर नहीं लिखेंगे। 1 है लेकिन हम 1 को नहीं लिखते, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन मैंने अब लिखी है आपके सामने, Kc इज इक्वल टू HI का स्केयर, कंसंट्रेशन का स्केयर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दैट रिएक्शन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, अभी हमने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और किसी भी इक्वेशन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसके बारे में ना कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, एक कन्वेंशन है, एक रूल समझ लें कि हमेशा जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो प्रोडक्ट को आपने ऊपर लिखना है। प्रोडक्ट ऊपर आएगा, ऊपर का मतलब है नोमिनेटर में लिखेंगे, नोमिनेटर में लिखेंगे। और जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जो होता है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उसको कहां पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट नोमिनेटर में, रिएक्टेंट आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर में। ये कन्वेंशन है, एक रूल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि Kc जब आपने लिखना है तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, रिएक्टेंट्स, नीचे रिएक्टेंट होगा। एक जनरल आपने इसको याद रखना है, शॉर्टकट समझ लें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लिखने का। प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है, अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दी जाएगी उसको आपने देखना है कि उसमें प्रोडक्ट क्या है, उसमें रिएक्टेंट क्या है। अगली जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है ये आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का उस वक्त लिख सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का उस वक्त लिख सकते हैं कि जब वो इक्वेशन आपके पास क्या हो, बैलेंस्ड। जब वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन उसकी लिख सकते हैं। अब हमें क्या फायदा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने का, तो बच्चों इसमें हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो हम Kc की वैल्यू को मालूम करते हैं। Kc की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको हम इसकी मदद से, इस एक्सप्रेशन की मदद से क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। जब आपको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पता हो, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पता हो, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं, उसको आप मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद इसकी कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो पेपर में
आपसे एज एमसीक्यूज पूछी जाती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन, सॉरी, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पे ये डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कि इसका हम यूनिट कैसे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपको पता है, आपने इक्वेशन लिख ली है, अब आपने उसका यूनिट निकालना है। आप किस तरह से उसका यूनिट निकाल सकते हैं तो देखते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या देखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट। यूनिट कैसे निकाल सकते हैं तो कहता है कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें केसी हैज नो यूनिट्स। केसी का कोई यूनिट नहीं होता। ये बाज़-औक़ात पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूव करें कि केसी का कोई यूनिट नहीं होता। कब नहीं होता और कैसे नहीं होता, आपने एक एग्जांपल भी लिखनी होती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको एक जनरल मेथड बता दूं कि जब भी किसी इक्वेशन में क्या हो, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हों किसके? नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे लिख लीजिएगा मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के बराबर हों किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं उनकी तादाद इक्वल हो प्रोडक्ट्स के मोल्स के, तो जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसका केसी का यूनिट नहीं होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से नहीं होगा। एक इक्वेशन लिखता हूं जिसमें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के नतीजे में क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 लगाते थे। तो सबसे पहले आप इसकी क्या लिखें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अभी आपको मैंने बताई कि इसकी क्या होगी, Kc इज इक्वल टू HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2। ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन की। अब देखो, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा कि ये जो कंसंट्रेशंस हैं इसको हमने क्या कहा था, इनका यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। ये हमने कहा था ये कंसंट्रेशन है एक्टिव मास का, हमने इसको नाम दिया था एक्टिव मास। आपको बताया था मैंने कि एक्टिव मास क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होती है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है किसी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। मतलब इस पूरी ब्रैकेट का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। अब देखो बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि इस पूरी ब्रैकेट का यूनिट तो हुआ मोल पर डीएम क्यूब, तो मैं लिख सकता हूं इसको मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इस सारे का क्या यूनिट है? मोल पर डीएम क्यूब। और इसका स्क्वायर का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। अब देखो बच्चों, ये 2 इससे कट गया, एक ये एक रह गया, ये इससे कट गया, तो इसका मतलब है इसका नो यूनिट। इस इक्वेशन का जो मैंने ये लिखी है इसका कोई यूनिट नहीं है। क्लियर हो गया? कभी हमने पढ़ा कि किन इक्वेशंस का केसी का यूनिट नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे जिनका इक्वेशन, जो ऐसी इक्वेशन जिनका केसी का यूनिट होता है वो देखते हैं। केसी हैज यूनिट, आप हेडिंग भी लिख सकते हैं, केसी हैज यूनिट्स। अब आपने वो इक्वेशंस देखनी है जिनमें केसी का यूनिट होगा, तो क्या आपको कैसे पता लगेगा? प्रूव करने से पहले आप उनके मोल्स देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
और रिएक्टेंट साइड के जो मोल्स हैं उनकी तादाद इक्वल ना हो, तो फिर आपके पास केसी का यूनिट होगा। कैसे? एक इक्वेशन लिखता हूं मैं आपको समझाने के लिए। N2 प्लस H2 क्या बनेगा? अमोनिया बनता है NH3। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड पर 2 नाइट्रोजन, राइट साइड पर 1 नाइट्रोजन, तो यहां पर 2 लगाएंगे, यहां पे 2 लगा, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की तादाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, यहां पर 2 है तो इसको 6 करने के लिए यहां पर क्या लगाएंगे? 3। तो अब देखें रिएक्टेंट साइड के मोल्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड के मोल्स कितने हैं। रिएक्टेंट साइड पर टोटल 4 मोल्स है, 3 इसके 1 इसका, तो 4, और प्रोडक्ट साइड पर आपके पास सिर्फ 2 है, तो मतलब रिएक्टेंट साइड पे मोल्स और प्रोडक्ट्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो मतलब इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। अब वो हम प्रूव करते हैं कि किस तरह से होगा और कौन सा इसका यूनिट निकलेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसका पहले सबसे पहले हम केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी इज इक्वल टू, आप जानते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है और ये दोनों चीजें क्या है? रिएक्टेंट। तो हम लिखेंगे NH3 का स्केयर, स्केयर आ गया, कोफिशिएंट आपको पता है पावर बन जाती है, ये कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये कोफिशिएंट नहीं है, ये है कोफिशिएंट, तो ये पावर बनेगा डिवाइडेड बाय क्या होगा? N2, नेक्स्ट H2, और इसका क्या बन जाएगा? क्यूब, ये कोफिशिएंट है तो इसका क्या बन गया? ये पावर बन गई। अब देखो बच्चों, इस सारी ब्रैकेट का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब, तो मैं लिख सकता हूं मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब। देखो बच्चों यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये मैं कहता हूं एक इक्वेशन, ये एक इससे कट गया और ये वाला एक इससे कट गया, इधर 2 रह गए, तो आपके पास क्या बचेगा? 1 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें ध्यान से, यहां पे गलती करते हैं, यही लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये यूनिट नहीं है। अब इस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1 ओवर मोल का स्क्वायर हो जाएगा, मोल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है मैथ का एक रूल है कि जो पावर होती है वो पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 6, तो 6 होगा, तो dm माइनस 6, ठीक है, यहां पे केसी आपका चल रहा है। अब ये आपके पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से नेक्स्ट क्या होगा कि आप इसको ऊपर ले जाएं, मतलब ये नीचे लिखा हुआ है मोल 2 डीएम माइनस 6, जब ये ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव की जो वैल्यू है, जो पावर है, वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस की पावर है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। जब आप उसको ऊपर लेके जाते हैं तो यूनिट क्या आएगा? मोल माइनस 2 डीएम 6। तो इस इक्वेशन के लिए आपके पास ये यूनिट निकला है। तो बाजुकात इसी तरह से आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है पेपर में और आपसे पूछा जाता है कि इसके यूनिट्स निकालें, इसका केसी एक्सप्रेशन निकालें, इसका यूनिट निकालें, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। मैं इसको मजीद आपको अच्छे से समझाने के लिए इसकी मैं 1-2 एग्जांपल आपको मजीद समझाता हूं, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है और आप उसका यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम मजीद इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर आप उसकी केसी एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। देखो, एक मेरे पास है PCl3 प्लस Cl2, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के नतीजे में क्या बना? PCl5 बना। अब ये PCl3 Cl2 इज अ रिएक्टेंट एंड PCl5 इज अ प्रोडक्ट। पहले देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? यहां पर एक फास्फोरस, यहां पे एक फास्फोरस, 3 + 2 5 क्लोरीन एटम, यहां पर भी 5 क्लोरीन के एटम्स। ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर एक इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल्स, प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 1 मोल, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई यूनिट निकलेगा। देखो इसका हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन क्या होगी? ये प्रोडक्ट है, इसको ऊपर लिखें, ये सारा एक ही प्रोडक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग-अलग लिख देते हैं PCl5 को, लेकिन ये इकट्ठा है, तो आप क्या लिखेंगे? PCl5 डिवाइडेड बाय PCl3 एंड Cl2।
मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये कोफिशिएंट नहीं है, यहीं पे गलती करते हैं, ये 3 उन्होंने पावर में लिखा होता है या फिर इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें। अब देखो नेक्स्ट इसमें आपने इसके यूनिट्स पुट करने हैं, इस सारे का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, तो क्या लिखूंगा, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय, इसका क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, इसका क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। देख रहे ये वाला इससे कट गया। नेक्स्ट देखो ये वाला अभी बचा हुआ है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, इज इक्वल टू 1/मोल dm-3, मतलब इसकी पावर 1 है, कह सकते हैं आप, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। अब आपने इसको ऊपर लेके जाना है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1 जो है ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, -1 बन जाएगा, पॉजिटिव है माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो चीज आपके पास आई है ये इस इक्वेशन का क्या है, यूनिट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो है जिसमें हम प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है, क्या आपके पास, अगर मैं इक्वेशन ना थोड़ी सी चेंज कर देता हूं कि PCl5 को पहले लिखता हूं, PCl3 प्लस Cl2 को बाद में लिखता हूं, तो फिर ये रिएक्टेंट होगा और ये दोनों आपके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो आपने इक्वेशन को देख के ही केसी एक्सप्रेशन लिखनी है कि केसी एक्सप्रेशन उसकी क्या होगी। शर्त क्या है, वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड। अगर बैलेंस नहीं है तो आप उसको पहले बैलेंस करें, बैलेंस करने के बाद आप उसकी केसी एक्सप्रेशन निकालें, केसी एक्सप्रेशन निकालने के बाद आप उसकी यूनिट्स निकालें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इसके मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि हम केसी एक्सप्रेशन को कैसे यूज करते हैं। तो केसी एक्सप्रेशन की मदद से कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते होते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। उनमें से मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं देख लेता हूं कि स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन क्या है आपके पास, N2H23, यहां पे बैलेंस करने के लिए लगा दिया मैंने पहले ही, 2NH3, ये आपके पास इक्वेशन है। उन्होंने आपको क्या क्या चीज बताई है, उन्होंने कहा कि N2 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.602 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद उन्होंने H2 की कंसंट्रेशन आपको बताई है, H2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.420 मोल डीएम क्यूब पर डीएम क्यूब। उसके बाद उन्होंने NH3 की कंसंट्रेशन आपको बता दी है। NH3 की कंसंट्रेशन उन्होंने बताई है 0.113 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने केसी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पहला स्टेप जो करना होता है वो क्या करना होता है, आपने पहला जो स्टेप करना है उसमें आपने इस इक्वेशन का सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन निकालना है। तो केसी एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, आपने प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखना है। तो इसका केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, NH3 और ये कोफिशिएंट है तो ये उसकी पावर बन गई 2 डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन लिख दी, फिर आपने क्या लिखा H2 और इसकी कंसंट्रेशन को क्या बना दिया आपने, पावर बना दी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आपने इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज को पुट करना है, जो जो वैल्यूज आपको दी गई है। देखिए सबसे पहले आपको NH3 की वैल्यू क्या दी गई है, 0.113, वो आप पुट कर दें, 0.113 का स्क्वायर है। मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको यूनिट्स के अंदर मसला ना आ जाए साथ ही, तो वो हम बाद में देखते हैं। अभी आप सिर्फ वैल्यूज को देखें कि वैल्यूज इनकी क्या है, वो मैं पुट कर रहा हूं। तो NH3 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.113, वो मैंने लिख दी और उसका स्क्वायर लिया, डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू क्या है, 0.602, 0.602। नेक्स्ट क्या है, H2 की वैल्यू कितनी है, 0.420, तो 0.420 इसका क्या है, क्यूब, तो मैं क्यूब लूंगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर, विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.286। सॉल्व कर लीजिएगा इसको कैलकुलेटर पे।
तो इसका आंसर आएगा, अभी मैंने आपको इस इक्वेशन का यूनिट निकालना सिखाया कि कैसे यूनिट निकालते हैं, वो मैं फिर दोबारा उसे बताता हूं आपको कि इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास क्या था, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब। ये इससे कट गया, ये वाली इससे कट गई, तो आपके पास क्या बचा, 1/मोल डीएम क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा अरेज करता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/मोल का स्क्वायर dm-6, एक्स्ट्रा में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, मोल -2 dm-6। तो इसका यूनिट ये निकला इस इक्वेशन का, ठीक है। तो मैं इसके साथ यूनिट के साथ केसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ ये यूनिट लिखूंगा, मोल -2 dm-6। तो ये एक मैंने आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल करके दिखाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप एक्सप्रेशन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे मालूम करते हैं। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा और आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और उसका यूनिट कैसे निकालते हैं।